आज मैं आपको आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड का 2023 का मॉडल पेपर एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बिज़नेस मैथ पेपर 1 है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज इन द रेशो 5/3 द रिजल्ट इज़ 15। तो हमें नंबर मालूम करना है, तो नंबर हम सपोज़ कर लेते हैं x। तो याद रखें कि जब हम नंबर इंक्रीज़ करना हो तो हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन को सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारा बनेगा वो बनेगा 5/3। इसको नंबर हमारा x है और रिज़ल्ट हमारा 15 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो हमारा आंसर 9 आएगा। 9 इफ़ 16 वर्कर कैन डिग a trench in 9 hours, then the number of workers required to dig the same trench in 6 hours will be। यहाँ हमारे पास अगर हम गौर से देखें, एक वेरिएबल वर्कर है, दूसरा वेरिएबल आवर्स है, ठीक है ना। पहला वर्कर, दूसरा आवर्स हो गया। वर्कर्स की क्वांटिटी हमें दी हुई 16, टाइम दिया हुआ है 9। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? वर्कर्स की। इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, टाइम हमारा 6 है। अब हम देखेंगे इनके दरमियान रिलेशन कौन सा है। इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। उसकी वजह बहुत सिंपल, वो ये है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर आप इंक्रीज़ करोगे, कम टाइम में काम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 16 9 से। x 6 से होगा तो 6x इक्वल टू 16 इंटू 9। x की वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ सिंपल तरीके से, तो हमारा आंसर आ रहा है 24। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सेल द मार्केट प्राइस ऑफ गुड रिड्यूस्ड बाय 25। तो मतलब रिड्यूस होने का मतलब इसको डिस्काउंट मिला है, और इसकी जो मार्केट प्राइस है डेयरी की वो है 500, या मार्क प्राइस कहना चाहिए मुझे इसको, और मुझे सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर हम याद कर लें कि मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट। बस हमने बस वैल्यूज़ पुट करनी है। मार्क प्राइस 500 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस 25, जो कि हो जाएगा 75 के बराबर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस का रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100, तो जो हमारा आंसर आएगा, इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं, 375 आएगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक हेल्थ सप्लीमेंट है 250 ग्राम का, उसमें विटामिन ए और सी है। अच्छा, सैंपल का जो हमारा मास है वो है 250 ग्राम। विटामिन ए जो है वो 70% है, तो फिर विटामिन सी कितना होना चाहिए? यस, 700 में से 70 माइनस करेंगे तो 30% होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में जो हमें रिक्वायर्ड है वो विटामिन सी कैलकुलेट करना है, तो हम इसको 30% को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सैंपल के मास से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 75 ग्राम है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द गिवन टेबल शोन द रिलेशन बिटवीन टू क्वान्टिटीज़ एस एंड टी। एस में हमारे पास वैल्यू है 2 4 12, ये इंक्रीज़ हो रहा है। 2 से 4 कैसे इंक्रीज़ होगा? लेट सपोज 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और अगर 4 को मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो 12 हो जाता है। तो ये एक ट्रेंड है, लेकिन नीचे जो टी है ये डिक्रीज़ हो रहा है। इसका अगर इसका मैं 60 को डिवाइड करूँ किस नंबर से, अभी मैं सपोज़ कर लेता हूँ x, लेकिन मेरा आंसर 10 आ रहा है, तो ऊपर वाला अगर पैटर्न फॉलो करूँ, डिवाइड बाई 2 करूँ तो ये 30 होना चाहिए, और 30 को डिवाइड बाई 3 करूँ तो ये 10 होना चाहिए। इसका मतलब है मेरा आंसर 30 सही है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे MCQs नंबर 6 की। एनुअल इंटरेस्ट 20% है, एंड द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड सेमी एनुअली। का मतलब होता है M हमारे पास 2 है, मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स पर ईयर 2 है। तो हम इसको 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। द सम ऑफ एन्युटी फॉर 10,000 एट इन, ये जो हमारी रेगुलर पेमेंट होगी 10,000। अच्छा जी, और इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है। ठीक है, इसको अगर हम 100 से डिवाइड भी कर दें तो हमारा नंबर नॉर्मल फिगर में आ जाएगा 0.1।
ये एनुअली है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पीरियड 1 है। इसको हम m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m इक्वल टू 1, इसको हम डिवाइड बाय कर देते हैं 1 तो ये आ जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन, ये हमारा 0.1 इफेक्टिव रेट आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन में मिसिंग है ईयर्स, ये मिस प्रिंटिंग है। इसके असल में एक्चुअल में जो इसका टाइम है वो है 4 ईयर्स। तो हम n पावर की बात करते हैं। n पावर कैलकुलेट होती है जब हम m को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम t इन ईयर से। m हमारा यहाँ 1 है, टाइम हमारा 4 ईयर्स है, तो n पावर जो बनती है वो 4 बनती है। अब हम एन्युटी का फॉर्मूला जो कि हमें फॉर्मूला शीट में गिवन दिया होता है वो लिखेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। ये पूरा फार्मूला आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46410। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असलम इन्वेस्टेड हिज सेविंग 1,10,000 इन 2 डिफरेंट बैंक। एक हमारा ABC बैंक है और एक हम, अच्छा ABC बैंक में जो इसने इन्वेस्ट किया है वो है 50,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो गया 50,000 और जो दूसरा इस पर रेट जो है हमारा वो है 6%। तो हम इसको 0.06 भी लिख सकते हैं और ईयर्स हमारे पास हैं 3 ईयर्स। अब दूसरा बैंक है PQR, यहाँ पर जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो है 60,000, इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और इसका रेट है 5%। अब हमने ये कैलकुलेट क्या करना है कि टोटल इंटरेस्ट इसको कितना मिला है। अच्छा जी, टाइम इसका कितना है, इसका भी 3 ईयर्स है। तो टोटल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, दोनों बैंक से हमें कितना हासिल हो रहा है। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग गया PRT, मतलब 50,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.06 से, मल्टीप्लाई करूँ 3 से, और इसी तरह 60,000 को मैं 0.5 एंड 3 से, तो 2 इंटरेस्ट आ जाएंगे। पहला इंटरेस्ट मेरे पास जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 9,000 और मज़े की बात यह है कि दूसरा इंटरेस्ट भी 9,000 ही आ रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हमारा 18,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर लाई ऑन y एक्सिस। यहाँ हमें 3 ऑर्डर पेयर्स का सेट दिया हुआ है 0,3, 0,-3। अगर मैं पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूँ तो 0,3 और 0,-3 जो है वो तो एग्जैक्टली y एक्सिस पे ही आ जाएगा। 0,3 और 0,-3 भी y एक्सिस पे ही आ जाएगा। तो यानी कि पहला तो हमारा ऑलरेडी y एक्सिस पे है। अच्छा, जो सेकंड ऑर्डर पेयर दिया गया है वो है 3,0। अगर हम 3,0 को देखते हैं तो ये 3,0 x एक्सिस पे ड्रॉ होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये x एक्सिस पे, पॉजिटिव वाले एक्सिस पे आएगा 3,0 और नेगेटिव वाले एक्सिस पे आएगा -3,0। इसका मतलब हुआ कि सेकंड वाला तो हमारा y एक्सिस पे है ही नहीं। अच्छा, अब हम बात करेंगे थर्ड वाले की कि 0,0। अगर मैं इसको कहूँ तो ये यहाँ पर है, तो ये अगर देखा जाए तो ये भी y एक्सिस की ही लाइन में आ रहा है। तो तीनों ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये तीनों एक साथ एक ही लाइन में आ रहे हैं y एक्सिस में। तो ये हमारा ऑप्शन जो 1 एंड 3, मतलब ये कहाँ मिलेगा हमें, सी में करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द इक्वेशन 3x + y = 6 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज। तो पहले तो मैं अपनी ज़रा इक्वेशन लिखता हूँ, वो है 3x + y = 6। तो x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम पुट करते हैं y = 0 और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x = 6 क्योंकि y 0 है, x = 6/3 और तो हमारा आंसर आएगा 2 और इसी को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। x इंटरसेप्ट होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन y - 4x = -1। हम क्या करेंगे, यही पॉइंट्स को पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को, और चेक करेंगे। पहले हम पुट करें -1 -3, -1 x की जगह, -3 y की जगह। y की जगह ये y, हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। y की जगह -3, फिर 4 × -1 = -1, -3 × +4 हो जाएगा। जब हम इसको सिंपली +1 = -1 जगह गलत है, इसका मतलब है यही आंसर है क्योंकि हमारा
चेक करने में ये इक्वल साइन नहीं हुआ। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एक ग्राफ है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, याद रखें जहाँ ये लाइन एक्सिस को टच करी, जैसे यहाँ पर, इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रही है और ये y इक्वल टू 3 पे टच हो रही है। इसी तरह यहाँ x एक्सिस पे इसको x इंटरसेप्ट कहेंगे, जो कि x की वैल्यू जो हम देख रहे हैं वो आ रही है 4.5। इसको हम 4.5 भी कह सकते हैं, या इसको हम 9/2 भी कह सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से भी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको हम सिंपल कॉमन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0, और अगर हम इसको स्प्लिट करें तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फर्दर एक वैल्यू तो हमारी x इक्वल टू 0 आ गई, दूसरी वैल्यू हमारी x इक्वल टू -2 आ गई। तो यही दो हमारी वैल्यूज़ हैं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है 0, -2। तो हमारा आंसर जो बन रहा है वो C है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 इज़। वर्टेक्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है -b/2a, -b² -4ac/4a। तो अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ a की वैल्यू जो कि यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू यहाँ 0 होगी, क्योंकि यहाँ कोई x नहीं है, x² का कोफिशिएंट a था। अच्छा, और c हमारा -2 है। अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें वर्टेक्स का x वाला हिस्सा तो आ ही जाएगा। तो -0/2a हमारा 1 है, तो इसका मतलब है ये तो 0 आया। अब ये 0 जो है वर्टेक्स का x पार्ट है, y पार्ट क्या होगा उसको कैसे निकालें? या तो ये फॉर्मूला लगाएं, या इससे भी एक आसान तरीका है, वो ये है कि हम इस इक्वेशन के अंदर ही x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया y इक्वल टू -2। तो 0, -2 हमारा वर्टेक्स हुआ। अच्छा, नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है वो हमारे इस ग्राफ से रिलेटेड हैं। द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ ऑल द क्या, अगर हम ये देखें तो ऑल वैल्यूज़ ऑफ y को हम रेंज कहते हैं। तो जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं, अब पहले हम ये देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो y की है वो है y इक्वल्स टू -1। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू, इससे नीचे तमाम वैल्यूज़ रेंज है। तो हम कैसे लिखेंगे, y इज़ लेस देन इक्वल टू -1। तो इस रिस्पेक्ट से जो इसका आंसर वो बन रहा है द रियल नंबर्स लेस देन -1, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये भी बेसिकली इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। y इंटरसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़। अच्छा, अब ये जो ग्राफ हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट होके y एक्सिस पे यहाँ -3 पे इंटरसेक्ट हुआ है, इसी को y इंटरसेप्ट कहते हैं। मतलब -3 जो है वो y इंटरसेप्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन x इक्वल टू y और x इक्वल टू -y। चलें जी, अगर हम इसको पहली एक काम ये करते हैं कि दोनों इक्वेशन को एक नंबर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन जो है इसको मैं 2 सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड है, तो यहाँ x की जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y इक्वल टू -y। तो जब ये -y लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ये हो जाएगा y प्लस y, और राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू 0 हो गई। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ 1 में, तो हमारे पास x भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि x और y इक्वल हैं। तो इस तरह हमारा जो इसका सोल्यूशन सेट है वो 0 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द गिवन नंबर लाइन शोज़ सोल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इक्वालिटी। अगर हम गौर से देखें, हमें एक नंबर लाइन पे 3 पे 0 नज़र आ रहा है। जब तो 0 जब नज़र आए तो या तो ये हमारा लेस देन का सिंबल होगा या ग्रेटर देन का। अगर हमारे पास जो एरो है वो लेफ़्ट हैंड पे है तो लेस देन का साइन होगा, और अगर हमारा एरो राइट हैंड पे है तो ये ग्रेटर देन का। तो इस वक्त हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में जो एरो है वो लेफ़्ट हैंड पे है तो लेस देन होगा,
तो x विल बी लेस देन 3, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन फिगर शो द सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज़, टू ऑफ द इनइक्वालिटीज़ सेटिस्फाइज द सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम इसको देखें तो ये y = 4 में से ये लाइन पास हो रही है। अच्छा, अब इसको इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका नीचे वाला हिस्सा शेड है तो हम इसको लिखेंगे y इज़ लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि नीचे का हिस्सा शेड है। अच्छा, इसी तरीके से वर्टिकल लाइन में अगर हम देखें तो ये लाइन x = 3 में से पास हो रही है, और इसमें कौन सा हिस्सा शेड है, लेफ़्ट हैंड साइड का। तो इस रिस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, इस रिस्पेक्ट से हमारा आंसर भी करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा मैट्रिसेस से है, L - M = एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। इसमें कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है, और कॉलम 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर द मैट्रिक्स x एंड y द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, इसमें जो x में एक रॉ है और बाकी इसमें दो कॉलम्स हैं, तो रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, a × 1 प्लस b × 0। फिर हम दूसरे कॉलम की तरफ जाते हैं तो a × 0 और b × 1। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a 1 क्या होता है, a, और b जब b 0 हो जाएगा, इसी तरह a 0 0 हो जाएगा, b × 1, तो a और b हमारी मतलब सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, तो इस हिसाब से b ऑप्शन सही है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें एक 3/3 मैट्रिक्स से x माइनस हो रहा है, इक्वल टू एक और 3/3 मैट्रिक्स है। तो मुझे x अगर मालूम करना है, तो अगर मैं x को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं और ये जो राइट हैंड साइड की 3/3 मैट्रिक्स इधर ले आऊं, तो इस तरह मुझे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले मैंने ये लिखा और ये इक्वल टू x हो गया। अब हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि हर एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसके दूसरे एलिमेंट से माइनस होगा, तो हमारा ये आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है, ऑन सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 5y - 2x = 11 एंड x - 3y = 5 यूजिंग क्रैमर रूल द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, हमें वैल्यू ऑफ y मालूम करनी है। अच्छा, पहले मैं इक्वेशन 1 को रीराइट लिखूंगा, क्योंकि x का वैल्यू पहले लिखी जाती है, y बाद में, फिर इक्वल के बाद नंबर। लेकिन 2 इक्वेशन एज इट इज़ लिख दूंगा, x - 3y = 5। अच्छा, याद रखें, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का b होता है, और जो नंबर इक्वल के बाद होता है उसको c कहते हैं। ऐसे पहली इक्वेशन को a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन को a2 b2 और c2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जब हमने y की मालूम करनी है, तो फॉर्मूला है y का क्रैमर्स रूल में, dy बराबर होता है a1 a2 c1 c2। तो a1 हमारा क्या है, -2 1, और c1 क्या है, -11 और 5, सॉरी 11 और 5 है। तो ये इस लिहाज से सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट का है। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a + b a + b a b, a + b b से मल्टीप्लाई होगा और a + b a से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं a + b × b माइनस a + b × a। अब अगर सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी से ए बी कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेरिवेटिव्स का है। हमें इस जो अंडर रूट के अंदर ए एक्स माइनस बी अपॉन ए का डेरिवेटिव लेना, मतलब डी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहली बात, ये अंडर रूट में है तो इसको पावर 1/2 लिख देता हूँ मैं। अब अगर हमारा एक सिंपल सा रूल है जो हमें याद होना चाहिए कि पावर हमेशा कोफिशिएंट की जगह आ जाती है और पावर से एक माइनस हो जाता है, और जो कुछ पावर के अंदर होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं दोबारा। तो 1/2 ए एक्स माइनस बी अपॉन ए, हाफ माइनस 1 हाफ, और ए एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव होगा ए। एक्स का असल में 1 होता है तो वो लिखते नहीं है, और नीचे जो ए डिवाइड हो वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, तो ए अपॉन ए कैंसिल होगा। तो इस लिहाज से जो हमारा डेरिवेटिव बनता है वो बनता है 1/2
ब्रैकेट ए एक्स माइनस बी अपॉन ए इंटू पावर माइनस हाफ। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 भी डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये हमारा y के बराबर है। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। अच्छा, जब भी हम डेरिवेटिव किसी नंबर का लेते हैं, जैसे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये माइनस n आके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर माइनस n माइनस 1 हो जाएगी। जब हम इसको लिखेंगे तो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया एन एक्स पावर माइनस n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ एफ एक्स अंडर रूट 3x, तो हमने वही f, ये जो बार बना हुआ है इसका मतलब डेरिवेटिव ही मालूम करना है। एफ एक्स बराबर है हमारा x की पावर 1/3, क्योंकि अंडर रूट 3 का मतलब यही होता है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर कोफिशिएंट की जगह आएगी 1/3 और x की पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 माइनस 1 किसके बराबर होता है हमारे पास, अगर हम कैलकुलेटर से भी करना चाहें डायरेक्टली हमें कैलकुलेटर फ्रैक्शन में आंसर दे सकता है, जो कि है -2/3। तो इस लिहाज से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें द इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करना है टू द कर्व। पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स पावर -2, तो हमें इसका डेरिवेटिव ही लेना पड़ेगा। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स को हम स्लोप भी कहते हैं, तो मुझे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूँगा dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड पे वही -2 कोफिशिएंट की जगह आ गया, फिर ए एक्स प्लस बी एक्स पावर -2 माइनस 1। अब एक बात याद रखें, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, और बी एक्स का बी। तो बेसिकली हमारे पास इस लिहाज से जो आंसर बन रहा है वो ये वाला पार्ट है और ए प्लस बी आ रहा है, तो इसके लिहाज से सी आंसर सही होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 6 माइनस n, nth टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है। इसको टी एन भी कह सकते हैं। टी एन बराबर है 2 पावर 6 माइनस n, सॉरी। अच्छा, अब हमने क्या मालूम करना है, कॉमन रेशो मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मालूम कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें n की जगह से 1 पुट कर दें, तो यही फॉर्मूला लिया। t1 हो गया 2 6 पावर -1, तो 2 की पावर 5 हो गई। इधर सेकेंड टर्म मालूम करने के लिए n क्या पुट करेंगे, यस 2 पुट करेंगे, तो t2 बराबर होगा 2 6 -2, तो t2 पावर 4 हो गई। अब अगर मैं रेशो मालूम करना है तो t2 को डिवाइड कर दो t1 से, तो t2 है 2 पावर 4 अपॉन t2 पावर 5, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया है। चले जी, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द 23rd टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 46, कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द फर्स्ट टर्म विल बी। अच्छा, हमें 23rd टर्म 46 के बराबर दी है, कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, और हमें ए मालूम करना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म मालूम करनी है। तो 23rd का मतलब क्या होगा कि मैं a प्लस n माइनस 1, मतलब 23 माइनस 1d 46 के बराबर होगा। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनता है a प्लस 22d इक्वल टू 46। अब अगर मैं एक काम करूँ, ये d की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ 22 से जो मल्टीप्लाई हो रही है, और ये हो जाएगा a प्लस 22 इंटू 2 इक्वल टू 46। ये हो जाएगा 22 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा 44 इक्वल टू 46। फिर ये 44 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो a हमारा 2 है।